नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है GEC CBSE क्लास 11-12 और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ क्लास 11 और 12 से जुड़ी हुई केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की। ठीक है, तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है ना, बैच हमारा आप देख सकते हैं 2023-24 के लिए है और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं GOC, पूरी GOC पढ़ेंगे जो हमारे काम की है, जितनी है ना हमारे सिलेबस में है उतनी। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वहाँ तक की। देखिए भैया, तो GOC में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये सुना है कि एक तरफ होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में अगर हम कोई भी अटैकिंग रिएजेंट डाल दें, क्या डाल दें, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जब डाल देते हैं तब वो हमें देता है कोई इंटरमीडिएट, है ना, और यही इंटरमीडिएट कभी कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और कभी कभी किसी हालातों में ये बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इनमें एक एक आने वाली हम टर्म को देखेंगे। इंटरमीडिएट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। इंटरमीडिएट मतलब ये ऐसी चीज़ है जो हमें फाउंड होती है, फाउंड और कहना चाहिए अपीयर ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, फाउंड या फिर अपीयर ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड फिनिश before the reaction completes, before the reaction completes। इसका मतलब समझते हैं आप, ये एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन के दौरान, यानी जब आप रिएक्शन चालू करते हो तो बीच में ही बस इंटरमीडिएट पाया जाता है, यानी जैसे ही रिएक्शन खत्म होगी तो ये इंटरमीडिएट का कोई भी नामो निशान नहीं होगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। यानी अपीयर होता है रिएक्शन चालू होने के बाद बीच में कहीं पर, और रिएक्शन खत्म होने से पहले पहले ये खत्म हो जाता है, उसी स्थिति को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे कहा कि इंटरमीडिएट किसी किसी हालात में प्रोडक्ट में बन जाता है और किसी किसी हालात में वो बाय प्रोडक्ट जो यूजलेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अटैक, ये जो रिएक्टेंट हमारा, ये रिएक्टेंट हमारा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक है हमारा कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए था। अच्छा, पूरी रिएक्शन में दो तरह के बॉन्ड होते हैं। पूरी रिएक्शन में दो तरह के प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, प्रोसेस दो तरह की देखने को मिलती है। पहली क्या होती है भैया, पहली होती है बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और अगला है बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि नए बॉन्ड बनते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई हमारी बात हुई बॉन्ड ब्रेकिंग की, तो चलो बॉन्ड ब्रेकिंग को थोड़ा सा डिटेल में देखें। देखो, हमारी पूरी प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होती है। एक होती है होमोलिटिक और एक होती है हेटेरोलिटिक। ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होती है, या समझिए, एक होती है होमोलिटिक और एक होती है हमारी हेटेरोलिटिक। जो होमोलिटिक है इसे सिमेट्रिक भी कहते हैं, और जो हेटेरोलिटिक है इसे नॉन सिमेट्रिक कहते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे नॉन पोलर होते हैं, और यहाँ पर जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे वो पोलर होते हैं। मतलब इसके थ्रू आप पोलैरिटी पाओगे, लेकिन इसके थ्रू आप नॉन पोलैरिटी, कोई पोलैरिटी नहीं मिलती। अब इसको हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो लगभग जीरो के बराबर होता है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू नॉन जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, किसी दूसरे एटम या एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अगर दो एलिमेंट आपस में हैं वहाँ पर रखे हुए, तो हो सकता है कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो, यानी इसके पास ज़्यादा क्षमता है इस वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और हो सकता है एक की कम हो, या हो सकता है दूसरे की ज़्यादा हो एक की कम हो। यानी कि डिफरेंस आता ही कब है, डिफरेंस तब आएगा जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दोनों के दोनों, तो क्या जितनी ताकत इसके पास है उतनी ताकत इसके पास भी है?
तो फिर ये दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे, तो शेयरिंग करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ देखिए जरा, क्या मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को 0 कहा, मतलब कि यहाँ पर आप जो भी दो एटम एलिमेंट या कंपाउंड ले रहे हो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दें और ये एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सामने रख दें, तब सिंगल बॉन्ड बनता है। इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मतलब ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। जब नहीं खींच सकते तो शेयरिंग ही करनी पड़ती है। जैसे कि शेयरिंग दिख रही, शेयरिंग को ही कोवेलेंट कहते हैं। कोवेलेंट के 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी मैं सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ, लेकिन हम तो बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं, तो हम ये बॉन्ड यहाँ पर तोड़ने वाले हैं, यहाँ पर ये तोड़ने वाले हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये 0 कहने के अलावा आप ये कह सकते हो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। ये मैंने बीच में से बॉन्ड तोड़ दिया। अब मुझे एक बात हो, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, बस इसने सामने रखा था, ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का बस सामने रखा था ताकि शेयरिंग हो सके कि भाई ये सामने क्यों रखते हैं, ये वाले को अपने आप को स्टेबल करना है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये ना ही अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है कंप्लीटली, ना ही किसी कंप्लीटली ले सकता है, मजबूरियां होंगी उसकी। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करवाते हैं। ऐसे ही एक और एटम को ढूंढते हैं जिसके साथ सेम स्थिति हो, तो ये भी भाई साहब मिल गए। इनको भी एक की ज़रूरत है, लेकिन ये किसी को दे नहीं सकते और किसी से ले नहीं सकते, तो दोनों ने आपस में सामने सामने रख दिया। इसे कहते हैं कोवैलेंसी, शेयरिंग। तो आप यहाँ ध्यान रखो, क्या ये जो बी ने इलेक्ट्रॉन अपने सामने रखा है ये उसका खुद का है, ये ए ने जो सामने रखा है ये इसका खुद का है। तो जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगा, क्या कोई किसी के इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये वाला अब इसके बी वाला ए के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता और ए वाला इसके नहीं खींच सकता। अगर ऐसा नहीं होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, और अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या इनके इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास चले जाएंगे? जब ऐसा होगा तो देखो जरा ध्यान से, क्या ये ऐसी स्थिति बनेगी कि ए का इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर और बी का इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर? जब भी ऐसे डॉट बनाते हो आप, ये ध्यान रखना, डॉट का मतलब प्लस माइनस मत बना देना। क्या आप सोचो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया तो आपने माइनस बना, नहीं, वो जब दूसरे का लेते हैं तब माइनस लगाते हैं, और जब दूसरे को दे देते हैं कंप्लीट तब प्लस लगाते हैं। लेकिन अगर खुद का ही अपने ऊपर वापस रख लिया है बॉन्ड टूटने के बाद, तो ऐसे डॉट बनाते हैं। इसी डॉट को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ले बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, उसे हम फ्री रेडिकल कह देते हैं। क्या बात क्लियर थी? यानी आप ये तो समझ गए कि जब भी होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब यहाँ पर ब्रेकिंग से, जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ब्रेकिंग होती है, तो हमें हमेशा रिजल्ट में फ्री रेडिकल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्री रेडिकल। वहाँ आइए सर, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मतलब 0 नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। 0 नहीं है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। यहाँ तो 0 था, दोनों बराबर थे, यहाँ दोनों सेम नहीं, मतलब कोई एक ज़्यादा होगा और कोई एक कम होगा। चलिए इसको लिखते हैं ज़रा। तो मान लीजिए मैंने दोनों को लिखा, एक ए और एक बी, और ये इसका और ये इसका। अब इसके 2 केस बन सकते हैं भाई, है ना, 2 केस। तो मैं दोनों केस बना रहा हूँ। भाई हमें नहीं पता है ना कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, बारी बारी से दोनों को देता हूँ। हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब पहला केस सुनिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए वो ज़्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा? और अगर इसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब देखो जब दूसरे का लेते हैं तो बेटा अब आंसर में क्या मिलेगा? ए माइनस, और बी ने दे दिया इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा केस, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ये ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। अब क्या होगा? अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि बी के ऊपर माइनस आ गया और ए के ऊपर क्योंकि दे रहा है तो वो आ गया प्लस। क्या आपने देखा कि हमने प्लस और माइनस क्रिएट कर दिया? प्लस और माइनस मतलब ये 2 और छोर हैं, यानी 2 पोल हैं, और जब पोल बन गए हैं तो आपने पोलैरिटी ला दी, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे? पोलर होते हैं। कैसे होते हैं ये? पोलर होते हैं। अब यही प्लस माइनस यानी कि ये पोलर, इसी को कहते हैं अपन आयंस। क्या बोलते हैं इन्हें? आयंस। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था। आपने देखा, यानी जब भी आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज करोगे, क्लीवेज का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ब्रेकिंग होती है। जब भी आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज करोगे, ब्रेकिंग करोगे, तो आपको आयंस मिलते हैं, पोलैरिटी क्रिएट होती है। और जब भी आप होमोलिटिक क्लीवेज करते हो, ब्रेकिंग करते हो, तो आपको फ्री रेडिकल मिलते हैं। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो फ्री रेडिकल मिलेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो फिर आपको आयंस मिलेगा, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर पोलैरिटी नहीं बनी, देखो प्लस माइनस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इनके खुद के इलेक्ट्रॉन है।
और ऐसा खुद के इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर क्यों चढ़ गए? क्योंकि ये बी वाला इसको नहीं खींच सकता था, ए वाला इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता था। उसकी वजह थी कि इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है तो कोई किसी का खींच नहीं सकता। जब मैं ऐसे बॉन्ड को तोड़ूंगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे अलग हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। आया समझ में? नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज़ और भाई, हमसे पूछा जाए कि होमोलिटिक के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई चाहिए कि लो चाहिए, तो अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो आसानी से अलग नहीं होंगे। इसलिए आपको तापमान कम चाहिए होगा कि ज़्यादा? ज़्यादा तापमान चाहिए होगा। तो ये भैया प्रेफर्ड है एट हाई टेम्परेचर। और स्वाभाविक है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो कम तापमान से दोनों अलग हो जाएंगे प्लस माइनस करते हुए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। तो इसके दो रिजल्ट पॉसिबल थे। अब अभी हमारे पास एटम डिस्क्लोज नहीं कि कौन कौन क्या है। भाई कोई क्लोरीन और हाइड्रोजन तो हम तुरंत बता देंगे कि ये वाली कंडीशन बनेगी, ये बनेगी, लेकिन अभी मैंने दोनों लिख दी है। यहाँ पर लो टेम्परेचर चाहिए, ये वर्क कर जाता है लो टेम्परेचर पर। अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से, सर ये किस में घुल सकता है और ये किस में घुल सकता है? तो केमिस्ट्री में एक लाइन चलती है, लाइक डिजॉल्व्ड इन लाइक सॉल्यूशन, लाइक डिजॉल्व्ड इन लाइक। इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉन पोलर है, क्योंकि पोलैरिटी नहीं आ रही है, तो ये प्रेफर्ड इन नॉन पोलर सॉल्यूशन। और बता देता हूं आपको, सनलाइट की प्रेजेंस में भी ऐसा काम हो जाएगा। और बता देता हूं मैं आपको, परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ऐसा काम हो जाएगा। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है? अमूमन ये देखा जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, तो इसे हम कहते हैं परऑक्साइड। आप इसका एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हो H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका नाम है। तो परऑक्साइड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आप देखो देखो आपने H2O2 कभी सुना है क्या? आपने तो H2O सुना है। अब H2O आप देखोगे तो ऐसा H है, ये ऐसे करके दो O बन जाते हैं, ये होता ना H2। अरे बताओ तो, H2O को मैंने दो जहाँ H लगाने तो वहाँ मैं वो लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप O लिखो, यहाँ पर H लिखो, यहाँ पर H लिखो। ये आपको पता है कि 108 डिग्री 4 मिनट, ये सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं कि उनके बीच का डिग्री कितना है ना, पोलर होता है मालूम है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने देखा है ना, ये देखिए H2 और ये O हो गया, लेकिन कभी आपने H2O2 सुना? ये देखिए H2O2। अब यहाँ पर H2 तो है, लेकिन O कितने हैं? 2। इसका मतलब पन्नी बात है कि O के और दूसरे O के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। समझ गए? तो जब भी ऐसा देखने को मिले, एग्जाम्पल याद रखिए, बाकी तो अभी हम बहुत पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें 11th में आपने पढ़ी होगी, नहीं है तो अभी अब पढ़ेंगे इसको। क्लियर इतनी बात है? बहुत बढ़िया। क्या बताया मैंने आपको? तो सनलाइट में देखिए नॉन पोलर सॉल्यूशन में घुल जाता है, ये सनलाइट में काम कर सकता है, ये प्रेफर्ड है, सनलाइट में काम कर जाती है ये चीज़ें, और परऑक्साइड में तो ये काम करता ही करता है। ठीक है, बाकी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी और समझ में आएगा। डिग्री वगैरह तो आप केमिकल बॉन्डिंग है तो सब कुछ है। अब यानी सर तो फिर ये हेट्रोलाइटिक किस में प्रेफर होता है? बेटा ये प्रेफर होता है नॉन पोलर सॉल्यूशन में, नॉन पोलर सॉल्यूशंस में ये प्रेफर, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्यूशंस में, सॉरी है ना, इसको नॉन को हटा दो, प्रेफर्ड इन पोलर सॉल्यूशंस। क्लियर रहती बात है? एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो होमोलिटिक क्लीवेज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा? मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको ये याद करके रखना है। CCl4 देख लो, ठीक है, बेंजीन देख लो, ठीक, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड होता है। और अगर आप हेट्रोलिटिक का चाहते हैं एग्जाम्पल, तो भैया ये वाटर हो गया, ठीक, और हुआ तो अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं इसमें। आया समझ में? तो इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छे देख लीजिए, मेन मुद्दा इसके एक एक पॉइंट सारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि GOC हमने अभी शुरू करी है और हमने अभी बॉन्ड ब्रेकिंग समझी है। बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की हो गई है, जब भी नेगेटिविटी में डिफरेंस ना हो, सेम हो, और आप बॉन्ड तोड़ोगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। इसे होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू कहते हैं कि फ्री रेडिकल बनता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हमारा बनता है कि पोलैरिटी यानी कि आयंस बनते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है कि सर जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट हैं वो कौन होते हैं? अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है भैया? अटैकिंग रिएजेंट मतलब एक कैटलिस्ट की तरह है जो आप केमिकल रिएक्शन में डालते हो ताकि रिएक्शन का रेट जो है आप बढ़ा सको। ये सब करने के लिए हमें दो तरह के पढ़ने होते हैं। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इसको
प्लस से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन है और फाइल का मतलब यहाँ पर लव है। तो इलेक्ट्रॉन का लव, तो आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रॉन से इसे प्यार क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तभी तो उससे प्यार होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन लवर इसलिए है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, है ना। अब लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है, तो उनसे प्यार है तो चाहिए भी तो होगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उन्हीं को लुईस एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? लुईस एसिड कह देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेना चाहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो बनी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए पॉजिटिव लगा भी है। तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड डिनोटेड बाय ई प्लस। लेकिन एक चीज और याद रखिए, दे आर न्यूट्रल, है ना। दे आर मत लिखो यहाँ पर, सम लिखो। सम न्यूट्रल एलिमेंट ऑल्सो कम्स अंडर इट बट शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल या ऑर्बिट। इसका मतलब समझो जरा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ न्यूट्रल एलिमेंट भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास एम्प्टी ऑर्बिट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बहुत ध्यान सुनो। क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? तो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आपके पास वो घर तो होना चाहिए जहाँ उन्हें रख सको आप। तो उनको रखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिट। तो याद रखिए ऐसे बहुत सारे न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं जिनके पास खाली वो होता है। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। अभी ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि BF3 आपने सुना है, AlCl3 आपने सुना है। ये कुछ ऐसे हैं कंपाउंड, है ना। आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखी है तो देखना आप आराम से, 11th में है वो हमारे पास। इनके जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, हाइब्रिडेशन के थ्रू, है ना, जब इनके स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो आपको दिखेगा इनके ऑर्बिटल्स एक खाली रहते हैं। इसीलिए है तो न्यूट्रल। देखो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते अपन, AlCl3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है पूरी तरीके से। लेकिन फिर भी इनके ऑर्बिट खाली रहते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। खाली है तो भरना तो पड़ेगा, और लेने की वजह से ये लुईस एसिड बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। प्लस वाले, है ना। कैसे? और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे Br+ हो गया, है ना, Cl+ हो गया। अब ये मत सोचना Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव ही होता है, नहीं, ये भी बनते। कैसे बनते हैं वो हम बाद में देखेंगे। क्या इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आइए ज़रा देखते हैं न्यूक्लियोफाइल को। इसका जो दूसरा है ना, वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को NU लिखते जाते हैं और ऊपर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये इससे डिनोट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन अभी इसको प्रोटॉन से प्यार है, और यहाँ पे लव है, तो ये प्रोटॉन लवर है। कौन है ये? प्रोटॉन लवर कह सकता हूँ मैं। प्रोटॉन मत लिखो, ज़्यादा अच्छा तो यही होता है, पॉजिटिव चार्ज लवर। ये पॉजिटिव चार्ज का लवर है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का लवर है, इसका मतलब क्या होगा? इसके पास पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, समझ रहे ना। इसके पास पॉजिटिव चार्ज का लवर है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, तो फिर ये कैसा होगा भैया? ये कैसा होगा? यहाँ देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन लवर था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो इसके पास प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, है ना, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी। अब यहाँ देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन लवर था, इसके पास उसी की कमी थी, यही इसीलिए वो उसी को चाहता था। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इसके पास कमी है, डेफिशिएंसी है, तो ये क्या चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज चाहेगा, यही है ना। तो इसके पास किस चीज़ की भरमार होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज चाह रहा है, उसकी कमी है, इसका मतलब इसके पास भरमार है नेगेटिव चीज़ों की, तभी तो पॉजिटिव चाह रहा है। तो क्या लिखेंगे हम इसे? क्योंकि नेगेटिव चीज़ इलेक्ट्रॉन होती है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है और पॉजिटिव चार्ज चाहता है, तो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन तो कभी किसी से लिया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो कभी निकल करके आता नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर ये रिच है, तो अगर इसे पॉजिटिव चाहिए, तो एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को अपने दे दे, तो पॉजिटिव चार्ज इसके बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनर में आ जाता है। किस में आ जाता है ये? इलेक्ट्रॉन डोनर।
और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उन्हें हम कहते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं उन्हें हम? लुईस बेस। ध्यान रखना, जो एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं और जो डोनर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ देखो ज़रा, कौन कौन है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है? कुछ तो आप देखोगे ऐसे, है ना, ये माइनस रहेंगे तो याद रखना ऐसे लिखेंगे इनको, H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनते रहते हैं। तो परेशान मत हो ना, Cr Bl तो हमने ये सब सुनना नहीं है, सब होता है, बहुत ध्यान सुनो। इसके अलावा बेटा याद करो, जिनके पास लोन पेयर होगा, जिनके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि एग्जांपल देखो जरा, आपने अगर कभी देखा हो NH3 को, इसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन से रिच है, ये किसी को दे सकता है दान। वो उससे खुद के इलेक्ट्रॉन है ना, दो में ऐसे दिख रहे हैं तो लोन पेयर हो गए, किसी को दे सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर को लोन पेयर कह देते हैं, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है, लोन है। और कौन हो सकता है? ऐसे एलिमेंट जिनके पास पाई बॉन्ड हो, वो भी दे सकते हैं। अब पाई बॉन्ड वाले कौन कौन से होते हैं जरा देखो तो यहाँ पर ध्यान से। पाई बॉन्ड वाले जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, आप देख रहे हो इनको, है ना, इस सारे के सारे। अब यहाँ पे बस बैलेंस कर लो आप, ये सारे के सारे किस में आते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, ये पाई बॉन्ड है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो देखो जरा ये डोनेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। भाई एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है बेटा, पाई होते हैं। यहाँ पर 1 सिग्मा है और 1 पाई है, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है पाई और सिग्मा में? जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं और इसीलिए डोनेशन के काम आते हैं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉट इजीली ब्रोक्ड, ये आसानी से ब्रेक नहीं होते, ब्रोक नहीं होते। के बात समझ में आ गई आपके, है ना दोस्तों? तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद इसका लेक्चर 2 तैयार करेंगे जिसमें हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहें अगले वीडियो के लिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको इससे मिलना है। 2023-24 के बैच की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो साथ साथ हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, ये आप ही को बेनिफिट देगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।